पूरा का पूरा आरक्षण धर्म के आधार पर मुसलमानों को देने का। क्या आपके मंगलसूत्र पर किसी को हाथ लगाने देंगे? कोई पंजा आपकी संपत्ति लूट सकता है क्या? कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के आंदोलन के समय मुस्लिम लीग में थी। संविधान के लिए लाखों कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी जान, अपना खून, अपना पसीना दिया है। इंडी गठबंधन वाले, समाजवादी पार्टी वाले कोई भी हद पार कर सकते हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त है दहाड़ का। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के लिए प्रचार का शोर बस खत्म ही हो चुका है और अंतिम फेज में 1 जून को 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग होगी। करीब 73 दिन से चल रहे इस सियासी महायुद्ध के दौरान कई मुद्दे उठे और कई मुद्दे शोर में दब भी गए। 7 चरणों में हो रहे इस चुनाव में करीब करीब हर एक चरण में नए मुद्दे और उन पर सियासत हुई, आरोप प्रत्यारोप हुआ। बहरहाल बीजेपी का दावा है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, तो इंडिया गठबंधन यह दावा कर रहा है कि इस बार जनता ने मन बना लिया है और सरकार इंडिया गठबंधन की ही बनेगी। 1 जून को वोटिंग और उसके बाद 4 जून को नतीजे। सिर्फ 4 दिन बाकी हैं और साफ हो जाएगा कि कौन होगा 24 का चक्रवर्ती। आखिर जनता को मोदी की गारंटी पर भरोसा हुआ या फिर इंडी गठबंधन वालों पर जनता ने भरोसा जताया है? जाहिर है ऐसे कई सवाल और मुद्दे जो हावी रहे इस चुनाव प्रचार के दौरान, लेकिन कुछ सवालों का जिक्र आपके सामने कर देती हूं और उसके बाद दहाड़ की चर्चा की शुरुआत करूंगी। पहला सवाल यही है, खत्म हुआ प्रचार, 4 जून को किसकी सरकार? आखिरी दौर की लड़ाई साधना पर सियासत आई। एनडीए 400 पार या फिर विपक्ष का खत्म होगा इंतजार? चुनाव में विपक्ष के पास नहीं चेहरा, जनता कैसे करे भरोसा? नतीजों का इंतजार, मोदी सरकार तीसरी बार, इसी पर करने वाले हैं आज चर्चा। बीजेपी के प्रवक्ता विजय शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता ईशान त्यागी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सूर्य प्रकाश मैथिल जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ स्टूडियो में हैं और वरुण पुरोहित जी भी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और दहाड़ की चर्चा की शुरुआत करते हुए 1 मिनट का टाइमर ओपनिंग स्टेटमेंट के लिए पॉलिटिकल पार्टीज के प्रवक्ताओं के लिए रहेगा। शुरुआत विजय शर्मा जी आप ही के साथ। अब तो हो गई, जो चुनाव प्रचार था वो भी अब थम चुका है 6 बजने के साथ ही, और अब 1 जून को वोटिंग होनी है। कुल मिलाकर अगर मैं पूछूं, बीजेपी 6 चरणों के बाद और 7वें चरण की शुरुआत से पहले खुद को कहां पर पा रही है? तमाम मुद्दों को हवा देने की कोशिश चुनाव प्रचार के दौरान की गई, लेकिन जनता के मन में क्या समझ पाई बीजेपी? शामिल है जी। पूर्णिमा जी नमस्कार, मेरा सारे दर्शकों को नमस्कार। देखिए, जहां हम मजबूत नहीं थे वहां भी हम मजबूत दिखाई दे रहे हैं और जनता ने हमें अपार प्यार दिया है। आप चाहे केरला की बात कीजिए, तमिलनाडु की बात कीजिए, बंगाल की बात कीजिए, उड़ीसा की बात कीजिए, पांडुचेरी की बात कीजिए, कोई ऐसा तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में बात कीजिए, कोई ऐसा प्रदेश नहीं है जहां मजबूती के साथ नहीं लड़ रहे हैं और हमें जनता का भरपूर जो जन समर्थन है वो मिल रहा है। और अब की बार जो एनडीए है वो 400 पार होने जा रहा है। ठीक है विजय जी, आप अपनी बात पहले पूरी कर लीजिए। आपका 30 सेकंड का वक्त बचा था, फिर उसके बाद मैं काउंटर लूंगी ईशान जी से। देखिए, ये चुनाव महंगाई पर लगाम लगाने वाला है, बेरोजगारी दर जो सुधारने वाला है, एक भारत श्रेष्ठ भारत का है, ये किस तरह से देश को मजबूत करना है, किस तरह से 2047 में विकसित भारत बनाना है, किस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति से निजात दिलाने वाला है, किस तरह से यूसीसी जो हमने उत्तराखंड में लागू कर दी है वो वाला इलेक्शन है। ये किस तरह से ये लोग परिवारवादी, भ्रष्टाचारवादी अपने परिवार को बचाने में लगे हुए हैं, भ्रष्टाचार को छिपाने में लगे हुए हैं, उसको लोगों के सामने नंगा करके, और जो लोग जेल के
बाहर है अभी, वो जेल में पहुंचाने वाले हैं, जो बेल के अंदर है उनको सजा दिलाने वाला है। तो ये इलेक्शन बड़ा अहम है, संविधान को बचाने वाला है। इलेक्शन अहम है या इलेक्शन को अहम बना दिया गया? ईशान त्यागी, जोरदार मुद्दों की हवा। हालांकि आप ऑपोजिशन में हैं और आपको मेरा सवाल बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन कहा यह जा रहा है कि बीजेपी ने पहले चरण के बाद चुनाव में अपने मुद्दों पर वापसी की है। वो मुद्दे जिसने उदासीन वोटर को घर से बाहर निकलने के लिए कहा कि आइए और वोट करिए, लेकिन आप बार बार ये दावा कर रहे हैं कि 400 पार कुछ नहीं होने वाला है, सरकार तो बन रही है गठबंधन की। वजह क्या है, जरा जानना चाहूंगी आपसे कि क्यों ऐसा लगता है आपको? पूर्णिमा जी, 400 पार एक ऐसा गुब्बारा है, वो बोलते हैं ना मुंगेरी लाल के हसीन सपने, तो मुंगेरी लाल हसीन सपने देख रहे हैं और मुंगेरी लाल जब आज राजनीतिक ढोंग करने जा रहे हैं वहां पे, तो वो हसीन सपने देखने का काम करेंगे। वो सपनों में मोदी जी देखेंगे, अरे मेरे 400 पार आ रहे, अरे मेरे 400 पार आ रहे, लेकिन जब नहीं पार्टी के नेता अपनी भाषा के मर्यादा में ध्यान देंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए आपको किसने राइट दिया है बीच में बोलने का? मेरे आप क्यों बीच में बोल के डिस्टर्ब कर रहे हैं? आप क्यों बीच में बोल के डिरेल कर रहे हैं? एक व्यक्ति को अगर मैं कुछ कह रहा हूँ, आपको ऊपर मिर्ची लग रही है। अरे सूर्य प्रकाश मैथिल, बहुत अच्छे से ऐसे ऐसे बरनौल लगाऊंगा, ऐसे ऐसे बरनौल लगाऊंगा। सूर्य प्रकाश मैथिल, जहाँ जहाँ तुम्हारे जलन हो रही है ना, वहाँ ऐसे ऐसे बरनौल लगाऊंगा तुम्हारे, बड़े प्यार से बरनौल लगाऊंगा जहाँ जहाँ तुम्हारे जलन हो रही है। मुझे पता है कहाँ कहाँ तुम्हारे जलन हो रही है, सुनिए त्यागी जी, ईशान त्यागी जी, मैं बस इतना आपसे कहना चाहती हूँ और बहुत आराम से आपसे कहना चाहती हूँ कि जब कोई ध्यान लगाने के लिए जाता है तो वो कोई मुंगेरी लाल के सपने देखने के लिए नहीं जाता, इसलिए उससे इसको आप ना जोड़िए। आप भी ध्यान लगाते होंगे, आई एम श्योर, चाहे किसी भगवान की शरण में लगाते हो या फिर अपनी मानसिक शांति के लिए लगाते हो, लेकिन ध्यान आप भी लगाते होंगे, मैं भी करती हूँ ये, लेकिन उसमें ना आप मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते हैं ना मैं देखती हूँ, तो इसीलिए उसको उससे ना जोड़े। बस मेरी इतनी दरखास्त है आपसे, अपनी बात पूरी करेंगे अब आप। पूर्णिमा जी, मैं कसार देवी मंदिर गया था, शायद सूर्य प्रकाश मैथिल को नहीं पता होगा, अल्मोड़ा से थोड़ा सा आगे। नहीं सर, जाइए, बिल्कुल जाइए, मैंने आपसे मना नहीं, वहाँ मैंने भी ध्यान लगाया, वहाँ मैंने भी ध्यान लगाया। देखिए पूर्णिमा जी, अगर बीच में बोलेंगे तो इस तरह की डिबेट करने के लिए मैं नहीं जाना चाहता हूँ, आप इनसे बुलवा लीजिए पहले। अरे सूर्य प्रकाश मैथिल, तुम्हारे जहाँ जहाँ जलन हो रही है मुझे मालूम है, मैं तुम्हारे ऐसे बरनौल लगाऊंगा सूर्य प्रकाश मैथिल, बड़े प्यार से करो। जहाँ जहाँ तुम्हारी जलन हो रही है मुझे मालूम है, कहाँ कहाँ तुम्हें जलन हो रही है, मुझे मालूम है तुम्हारे कहाँ कहाँ जलन हो रही है। जुबान को लगाम दो, बड़े प्यार से बरनौल लगाऊंगा। ये दूध के दांत अभी तुम्हारे टूटे नहीं है। ये खराब कर रहे हैं डिबेट को, पूर्णिमा जी, आपकी डिबेट को खराब कर रहे हैं और आपकी डिबेट को डिरेल करने का काम बस कर अब आप रहे हैं। रुकिएगा। ईशान त्यागी जी, वापस से सवाल पर लौटती हूँ, जो सवाल मैंने आपसे पूछा था, इधर उधर जाने की बजाय ये जवाब अभी आप लोगों ने कहा, आपकी तरफ से कॉमन आंकड़ा सामने आ रहा है कि इंडी गठबंधन जो है वो इस बार 300 पार जा रहा है। मैं बस ये समझना चाहती हूँ कि 300 पार का आंकड़ा आप कहां से लेकर आए और इसका आधार क्या है? आपको क्यों लगता है कि ऐसा होने वाला है? पूर्णिमा जी, पहले वाले उत्तर का पहले मैं जवाब देता हूँ। ठीक है, दीजिए। जो व्यक्ति साधना करता है वो रैलियों में झूठ नहीं बोलता। जो व्यक्ति साधना करता है वो बीफ कंपनियों से इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पैसे नहीं लेता। जो व्यक्ति साधना करता है वो धर्म की राजनीति नहीं करता, वो धार्मिक अराजकता नहीं करता। और जो व्यक्ति साधना करता है हिंदू धर्म में, वो दूसरे धर्म के लोगों को घुसपैठिए बोलने का काम नहीं करता है और दूसरे लोगों को झूठ बोलने का काम नहीं करता है। जो व्यक्ति साधना करता है उसकी साधना जागनी चाहिए थी। वो व्यक्ति से इस व्यक्ति पर आ जाइए, अब वो व्यक्ति से इस व्यक्ति पर ईशान त्यागी आ जाइए, आ जाइए राहुल गांधी पर, आ जाइए आपके बाकी गठबंधन के चेहरों पर। 300, अब आप सुनिए 300 पार का क्या वो है। देखिए, आपको सबसे पहले तो शुभकामनाएं और देश को भी शुभकामनाएं, क्योंकि मोदी जी के झूठ से, दुष्प्रचार से, धार्मिक अराजकता की राजनीति से आज हमें भी निजात मिल जाएगा, आपको भी निजात मिल जाएगा, देश की जनता को भी निजात मिल जाएगा और 4 तारीख को तो हमें मोदी जी से ही निजात मिल जाएगा। पहली बात तो ये। अब देखिए दूसरी बात, हम 300 पार क्यों कर रहे हैं, ये मोदी जी की भावभंगिमा में दिखता है। ठीक है, आप फेज 1 के बाद, आप ही ने दिखाया, आप ही के चैनल ने अभी दिखाया कि फेज 1 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी मंगलसूत्र की बात करते हैं, मुस्लिम लीग की बात करते हैं।
फेज 2 के बाद वो मांस मटन मुस्लिम की बात करते हैं और मुसलमानों को घुसपैठिए बोलने का काम करते हैं। फेज 3 के बाद वो अपने आंखों के तारे अडानी और अंबानी का नाम लेते हैं कि वो ट्रकों में पैसे भिजवा रहे थे और उनकी इनकम टैक्स और ईडी चुप बैठी रही और कुछ नहीं कर पाई। फेज 4 के बाद मोदी जी अरे रोने लगे, घड़ियाली आंसू बहाने लगे और उसके बाद बोलते हैं मैं हिंदू मुस्लिम राजनीति नहीं करता हूं, तो झूठ बोलने का उन्होंने काम किया। फेज 5 के बाद तो बड़ा उन्होंने बहुत ऐसा बयान दिया, हमें तो लगता था प्रधानमंत्री जी लॉजिकल नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री ने तो बोल दिया कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं। फेज 6 के बाद उन्होंने फेज 6 के बाद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जो उन्होंने अपमान करने का काम किया है एक निजी चैनल पे, वो फेज 6 के बाद किया। तो देश की जनता उनको 4 जून को टाटा बाय बाय मोदी करने वाली है। विजय जी आपसे मैं जवाब इसका लूंगी, लेकिन जरा एक बार मुझे सभी मेहमानों के पास होकर आने दीजिए, उनका एक एक ओपनिंग स्टेटमेंट में जरूर लेना चाहूंगी। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, यहाँ पर बहुत कुछ कहा अभी कांग्रेस पार्टी के। रुकिएगा सर, रुकिएगा, अभी बहुत समय है चर्चा के लिए। जहां जलन हो रही है मैं उनसे वहां मैं ऐसे बर्नौल लगाऊंगा बड़े ठीक है 4 जून के ठीक है। चलिए ये तो 4 तारीख को सर तय होगा ना, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ कि इसके लिए तो 4 तारीख का इंतजार करना पड़ेगा कि किसको किस चीज की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। ठीक है प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, बहुत सारी बातों का जिक्र अभी ईशान त्यागी ने किया। ईशान त्यागी ने कहा कि ये मुद्दे रहे और प्रधानमंत्री ने हेडक्वार्टर नहीं है। मैथिल समझ में आ गया? मैथिल साहब क्या इटली से क्या दूध की बोतल आई है क्या? अरे भैया ये क्या इटली से दूध की बोतल आई है जो पीने के बाद शेर बन के दिखा रहे हो? ये तुम्हारा एआईसीसी का हेडक्वार्टर नहीं है जहां तुम गुंडागर्दी कर लोगे। समझ में आ गया? अपने शब्दों की मर्यादा पर रखो। तुम्हारा खाकी निकर नहीं दिख रहा है इस समय। कैमरे के नीचे अगर चलेंगे तो तुम्हारा खाकी निकर दिखेगा नीचे। जब पसीना गुलाब था हल्का से नेहरू का नरेंद्र का भारत है, खाकी निकर दिखेगा नीचे। उसी खाकी निकर में जलन के मारे आग लगने वाली है और उसी पे मैं बर्नौल लगाऊंगा, उसी खाकी निकर पे बर्नौल लगाऊंगा जहां पे आग लग रही है तुम्हारे। ठीक है, आपका हो गया मैथिल साहब, त्यागी जी आपका हो गया, ईशान जी हो गया, आपका हो गया, आप लोगों का हो गया हो तो शुक्रिया। थोड़ा सा मुझे समय दीजिए सर, बाकी मेहमानों के पास भी मुझे जाने दीजिए। भुवन भास्कर जोशी जी, मेरा सवाल ये था कि जिस बात का जिक्र ईशान त्यागी ने किया कि बदलते फेज के साथ मोदी के जो चुनावी मुद्दे थे वो बदलते हुए नजर आए, लेकिन ये चुनावी मुद्दे बने कैसे? बहुत कुछ ऐसा विपक्ष की तरफ से कहा गया, किया गया, जिसको हाथों हाथ बीजेपी ने लिया और प्रधानमंत्री मोदी ने उन तमाम बातों का जिक्र किया, या इसको साफ भाषा में कहूं तो सेल्फ गोल। 6 चरणों के चुनाव के बाद और 7वां होने से ठीक पहले क्या आपको लगता है कि विपक्ष ने कहीं ना कहीं कुछ ऐसे सेल्फ गोल किए जिससे सरकार को, जिससे बीजेपी को यह मौका मिला कि इन मुद्दों को चुनावी सभा में उठाया जाए और उसका इंपैक्ट जनता के बीच हुआ? पूर्णिमा जी, अभी 6ठे चरण का मतदान खत्म हुआ है और मैं आपको जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी को 140 करोड़ देशवासियों ने छठी का दूध याद दिला दिया। अच्छा। और अब 7वें चरण पर जब मतदान होगा और जनता का जो गुस्सा है वो 7वें आसमान पर है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस देश का नहीं, विश्व का सबसे बड़ा घोटाला आदरणीय मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल में हुआ। 6,986 करोड़ का घोटाला इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के बहाने हुआ और वो इस तरह हुआ कि पहले डंडा सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी का पड़ा, उसके बाद चंदा लिया गया। अरविंद केजरीवाल पर? मैं थोड़ा कंप्लीट नहीं, मैं पूछ रही हूँ किस पर पड़ा सर? अरविंद केजरीवाल पर पड़ा, हेमंत सोरेन पर पड़ा, किस पर पड़ा? सबका जवाब। ईडी का छापा पड़ा। ईडी के छापे से आप खुश है ना? इसलिए मैंने पूछा कि अरविंद केजरीवाल पर पड़ा तो खुश है ना आप? हेमंत सोरेन पर कार्रवाई हुई तो खुश है ना? मैं सब पे खुश हूँ। मैं खुश है ना? बस यही पूछ रही थी, बात करिए। मुझे तो बोलने नहीं बोलिए ना सर, आप बोलिए। पहले डंडा, जो स्कीम आदरणीय मोदी जी देश को लाए, पहले डंडा पड़ा सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी का, फिर उनसे भारतीय जनता पार्टी ने चंदा लेने का काम करा और चंदा लेके फिर उनको धंधा देने का काम करा। उसका जवाब 140 करोड़ के देशवासियों ने देने का काम करा है। और ये अगर हम भारत को देखना चाहें 30 साल के हमारे सामाजिक और राजनीतिक जीवन में, हम लोग कह सकते हैं इस देश के युवा, इस देश के किसान, इस देश के महिला, जिनसे आदरणीय मोदी जी ने वादे करे थे और आदरणीय मोदी जी ने क्या कहा था, किसानों से आपकी आय दुगनी करेंगे। किसानों की क्या हालत हुई, कितने किसान मारे गए देश के सामने, उनको किसान खड़े वो जवाब मांग रहे हैं। आय दुगनी तो छोड़िए, उनकी हत्याएं हो रही है।
और आज एक नया ट्रेंड भारतीय जनता पार्टी में चल गया है कि किसानों की हत्या के लिए आतंकवादी की आवश्यकता नहीं होती है। गृह राज्य मंत्री का बेटा निकल जाता है, वो किसानों की हत्या करता है। लॉ एंड ऑर्डर चीजों को बाहर रखिए ना साहब, मैं चुनावी मुद्दों की बात कर रही हूँ। आपको भी पता है चुनावों में मुद्दे कैसे इंपैक्ट डालते हैं और कौन सा डालते हैं, उसमें लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मत डालिए ना, वो अलग बात हो जाती है। और लॉ एंड ऑर्डर तो आपसे बेहतर कौन जानता है, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार रही है, कैसा रहा है लॉ एंड ऑर्डर, ये बताने की जरूरत है क्या? उस पूर्णिमा जी कल की घटना दोनों को मिक्स नहीं करते ना। मैंने आपसे ये पूछा, मेरा बहुत क्लियर कहना है सर, रिजर्वेशन की बात हुई, आरक्षण का मुद्दा उठा, संविधान बचाने की लड़ाई का नैरेटिव आपकी तरफ से सेट किया गया, प्रधानमंत्री ने उसका जवाब दिया। विरासत टैक्स की बात हुई, उन्होंने कह दिया मंगलसूत्र आपका छीन लेंगे, 4 फ्लैट का अगर आपके पास घर है 2 उसमें से कमरे उठाकर दूसरे को दे देंगे। आपके तमाम उठाए गए मुद्दों पर प्रधानमंत्री ने पलटवार किया। मैं सीधे सीधे ये पूछना चाहती हूं कि धरातल पर कौन सा मुद्दा आपको ज्यादा इंपैक्टफुल अभी तक नजर आया, जो आपके फेवर में जाता है, ये पूछ रही हूं मैं। पूर्णिमा जी, जो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने सूत्र दिया था पीडीए प्लस इंडिया का, ये पूरा पीडीए लामबंद हो गया है और पूरे देश का अब आंदोलन बन गया है। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से करता हूँ, कहां पर हुआ है सर, कहां पर हुआ है जरा बताइए मुझे। आंदोलन कहां हुआ बताइए, आंदोलन कहां हुआ? आंदोलन उसे कहते हैं, पूरे देश भर में आंदोलन हुआ, मैं पूछ रही हूँ कहां आंदोलन हुआ? पूर्णिमा जी बताऊंगा ना, आप तो क्वेश्चन ऐसे करते हैं कि मेरे को बोलने नहीं देना चाहते। आंदोलन बताइए ना, पूर्णिमा जी आप एक बात कह रहे हैं, मैं पूछ रही, मुझे नहीं पता, आप बताइए आंदोलन। पूर्णिमा जी आंदोलन कहां हुआ? ये आंदोलन आपको दिखाई दे आंदोलन? पूर्णिमा जी बोलने नहीं, बताइए ना सर, आंदोलन आप तो ज्यादा वो कर रहे हैं। आंदोलन कहां हुआ बताइए। पूर्णिमा जी बताना हो ना, पीडीए पे सूत्र पे हम चुनाव लड़े हैं, पीडीए इकट्ठा हो गया, लामबंद हो गया अखिलेश यादव जी के नीचे, तो आंदोलन हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब 4 जून को रिजल्ट आएगा, जो पीडीए लगातार शोषित पीड़ित रहा भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, वो जवाब दे रहा है आपको। जब 4 जून को परिणाम आएगा, बहुत जिम्मेदारी से आप मुझे उत्तर प्रदेश लोकसभा, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव, उसके आंकड़े और उसमें आपके पीडीए में से किस किसने कितना वोट परसेंटेज आपके पास आया और कितना बीजेपी के पास आया, इसको पहले भास्कर जोशी जी देख लीजिए। आप तो प्रोफेसर है ना, इसको एक बार पढ़ लीजिए और उसके बाद ये बताइएगा कि कैसे आपके पास आया और ये आपसे छिटक के बीजेपी के पास चला गया। वरुण पुरोहित जी आपके पास आते हैं, फिर मैथिल साहब आपके पास आऊंगी। वरुण पुरोहित जी, इस पूरे चुनाव के अभी तक के चरणों को आप कैसे एनालाइज करते हैं? क्योंकि मटन से लेके, आरक्षण से लेके, मछली से लेकर न जाने कौन कौन से मुद्दे, संविधान बचाने की लड़ाई, लेकिन हर एक मंच पर उसका जवाब दिया गया। प्रधानमंत्री ने स्वयं कह दिया कि खुद बाबा साहेब अंबेडकर भी आ जाए तो ये संविधान खत्म नहीं हो सकता। और ये टेक्निकली मैं और आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि जिस बातों का जिक्र विपक्ष कर रहा है वो कितना संभावित है और कितना संभावित नहीं है। आपको लगता है कि ये मुद्दे जनता के मन में कोई इंपैक्ट डाल पाए हैं, या ज्यादा मुद्दे वो कौन से रहे जो किसी तरीके का इंपैक्ट क्रिएट कर पाए? पूर्णिमा जी, आपको हिंदी पत्रकारिता दिवस की शुभकामनाएं। आपको भी सर। देखिए, आपने बहुत बढ़िया महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे हैं। इस चुनाव में विपक्ष और पक्ष ये अपने एक दूसरे के पीछे भागते चले गए। पब्लिक इनके साथ आई नहीं। पब्लिक आती तो वोटर टर्नआउट बढ़ता, पब्लिक उदासीन रही तो पब्लिक के समझ में आ गया। मैंने पहले भी आपको कहा, विपक्ष का ग्लैमर बना नहीं, मोदी जी का ग्लैमर रहा नहीं। ये सब लोग अपने मुद्दे बनाते रहे। अब पब्लिक को क्या लेने था ना मंगलसूत्र से। या एक जरूर देखने की बात हुई कि शाब्दिक आचरण, जब अभी डिबेट में भी मैंने देखा, शाब्दिक आचरण जो है इस देश का पिछले 10 साल में जबरदस्त रूप से अवमूल्यन हुआ। प्रधानमंत्री जी को भी ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। जनता ने इस बात को भी नोट किया। लेकिन जहां विपक्ष की, जहां तक आप बात करते हो, विपक्ष को मैं शब्द अच्छा नहीं है लेकिन इनको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मूर्खतापूर्ण मैं मानता हूं इनको, क्योंकि ये ग्राउंड पे तो लगे ही नहीं। आप ये आंदोलन की आपने बात की, ये साल भर से जब बना रहे थे अपना गठबंधन, तो इतने मुद्दे, महंगाई, बेरोजगारी, जनता परेशान है। आप हर जिले में संयुक्त रूप से भाषण देने जाते, अपनी सभाएं करते। आपने चुनाव में भी देखा, हर स्टेट में, जैसे राहुल जी या अखिलेश जी यूपी में ही कर रहे हैं, केजरीवाल जी, राहुल जी दिल्ली में कर रहे हैं, सब एक साथ हर स्टेट में नहीं जा रहे। तो जनता के मन में विपक्ष ने भी अपना कोई इम्पैक्ट नहीं दिया और अब के बीजेपी भी इम्पैक्ट नहीं बना पाई। ये सुपरफिशियल चुनाव रहा। जनता किसी भी तरह से चुनाव से जुड़ी हुई नहीं रही। यहाँ तक कार्यकर्ताओं की बात है, विपक्ष का कार्यकर्ता बहुत कम निकल के बाहर आया और बीजेपी का कार्यकर्ता भी उदासीन हो गया। संघ हमेशा बीजेपी की सहायता करता है, घर घर जाता है। मैंने देखा संघ के कार्यकर्ता भी, संघ से जुड़े हुए लोग भी इस समय घर घर नहीं गए। बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं सर कि जो कार्यकर्ता था वो भी बहुत उदासीन नजर आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हाँ। और तीसरा, जो इस आपने शुरुआत में कहा कितने दिनों का चुनाव, सबसे लंबा मुझे लगता है अभी आजाद भारत की
चुनावी इतिहास में मेरे ख्याल से सबसे लंबा चुनाव हुआ है ये। तो इलेक्शन कमीशन को भी इसमें संज्ञान लेना चाहिए था। सबको पता होता है मई में इतनी गर्मी हो जाती है, तो मई 10-15 मई से पहले इसको निपटाया जा सकता था, जब अपने पास टेक्नोलॉजी है, सारे साधन है। तो चुनाव आयोग को भी इस पे ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि इतनी गर्मी में वोटर टर्नआउट कम होता है तो डेमोक्रेसी को नुकसान पहुंचाता है। कुल मिलाकर के मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी पूरी जनता में है, जिसको विपक्ष जो है उसने जगह नहीं बना पाया। और जो भाजपा सरकार है, ये इनकी एक इमेज बन चुकी है कि पूंजीवाद के प्रवर्तक हैं। आम जनता की बात सही है, क्योंकि सरकारी नौकरियों का जो हमारे कॉन्सेप्ट था, समाजवादी कॉन्सेप्ट, भारतीय समाजवाद की बात करता हूँ, इस समाजवाद की बात करते ही या तो पॉलिटिकल पार्टीज के पीछे चल जाते हैं या सोवियत संघ या चीन के पीछे चले जाते हैं। भारतीय समाजवाद सबसे पुराना, हजारों साल से है, हमारे समाज में बनाया गया। तो समाजवाद में समाज एक केंद्र बिंदु होता है। जब से मनमोहन सिंह जी लाए अपने आर्थिक सुधार, केंद्र बिंदु हो गया पूंजी। तो पूंजी हो गया तो उसमें एथिक्स खत्म हो जाते हैं, मॉरलिटी खत्म हो जाती है। तो वही चुनाव में देखने को मिला, इसमें मॉरलिटी एथिक्स है नहीं। अब बार बार कभी कोई साधक बन रहा है, कोई उनको क्रिटिसाइज कर रहा है। अरे भाई, पब्लिक को इस चीज से क्या लेना देना, मेरे समझ में नहीं आ रहा। पब्लिक को जो चाहिए ठीक है, उसको उठाना चाहिए और घर घर जाना चाहिए। पॉइंट टेकन। आती हूँ आपके पास। मैथिल जी, आपके पास आते हुए फिर मैं बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ता के पास जाऊंगी। मैथिल साहब, ये बताइए कि ये तो तमाम नैरेटिव्स तो गढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन फिर भी अगर सबसे बड़े मुद्दे की बात करा जाए तो क्या आपको लगता है कि ये बड़ा प्लस रहा कि बीजेपी के पास एक चेहरा था और अलायंस के पास कोई चेहरा नहीं था? मतलब नंबर ऑफ फेसेस थे, लेकिन जब एक चेहरे की बात आई कि भाई कौन होगा आपका पीएम फेस, इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। विपक्ष साथ आया, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम सामने नहीं रखा गया। और उसके बाद कैसे मुद्दों का जिक्र किया जाता है, फिर मछली मटन, कैसी रेसिपी, आप मेरे घर आइएगा, इट्स माय टर्न, ये तमाम बातें करते हैं। आप बैठ रहे हैं साथ में तो आप ये डिस्कस नहीं कर रहे कि आपकी फॉरवर्ड प्लानिंग क्या होनी चाहिए। सरकार बन भी गई तो, लेकिन चर्चा किस पर हो रही है कि भाई रेसिपी बड़ी शानदार थी, अगली बार मेरा टर्न है, आप घर आइएगा, मेरी बहन आपको मटन बनाकर खिलाना चाहती है। धन्यवाद पूर्णिमा जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और 4 लाइनें हैं विपक्ष के लिए भी। बड़े कमबख्त हैं ये गुब्बारे, चंद सांसों में फूल जाते हैं, थोड़ी सी ऊंचाई क्या मिली इनको, ये अपनी औकात भूल जाते हैं। वही स्थिति अभी आपने देखी किस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री के लिए शब्दों का प्रयोग हुआ। ये बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक और शर्मिंदगी भरा है। अब आपने जो बोला कि कुछ मुद्दे ऐसे आ गए कि मटन, चिकन और मछली वाले, तो आप देखिए ना कि पहले चुनाव के बाद जिस तरह से विपक्ष ने अपने हाथ खड़े कर दिए, सरेंडर हो गए, लगातार हर फेज में विपक्ष की क्रेडिबिलिटी नील बटा सन्नाटा होती चली गई। मुझे तो लगता है इस बार विपक्ष बहुत अग्रेसिवली लड़ा है चुनाव। नहीं, बहुत मुद्दे उठाए विपक्ष ने, विपक्ष बहुत मुद्दे उठाए, लेकिन जो अहम मुद्दे थे वो उस अच्छी तरीके से नहीं उठा पाए। मैं भी मानती हूं कि बेरोजगारी, महंगाई मुद्दे थे, उस मुद्दे को अच्छे से नहीं उठाया, लेकिन संविधान से लेकर आरक्षण से लेकर बाकी तमाम मुद्दे उनको बहुत अग्रेसिवली विपक्ष ने हैंडल किया। देखिए पूर्णिमा जी, आपने कहा कि बेरोजगारी बड़ा मुद्दा था। मैं आपको एक छोटा सा आंकड़ा देता हूं। ईपीएफओ अकाउंट, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का जो अकाउंट होता है, उस अकाउंट का जो ओपनिंग का है 4 गुना, इस बार में जो डेटा आया 4 गुना हुआ है पिछले 10 साल में। एक बात और, ये इसलिए रोजगार से आप इसको कनेक्ट करेंगे तो आपको जवाब मिलता है। दूसरी चीज, आप ये सोचिए, अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मेरे बड़े भाई हैं, बहुत सम्मान मैं करता हूं इनका, इन्होंने पीडीए का एक बात कही कि पीडीए इकट्ठा हुआ। भैया कौन सा पीडीए इकट्ठा हुआ? आप मुझे बताइए, जिस पिछड़े के आरक्षण के अंदर मुसलमानों का आरक्षण देकर डाका डाला गया, क्या वो पिछड़े समझ नहीं रहे थे? क्या एससी एसटी समझ नहीं रहे थे क्या कि उनके घर में डाका पड़ गया है? उनका जो हिस्सा है, उनकी जो हिस्सेदारी है, वो काटकर कांग्रेस ने मुसलमानों को दे दी। 4 शादी 40 बच्चे पैदा किए जाएंगे, उसके बाद वो रोजगार चिल्लाएंगे, और उसके रोजगार का पूरा करने के लिए आप हिंदुओं के द्वारा कमाए गए पैसे को इक्वल जो वेल्थ इक्वलिटी के नाम पर अब डिस्ट्रीब्यूट करने का एक कुचक्कर चलाने का प्रयास कर रहे थे। इस चीज को प्रधानमंत्री जी ने बेनकाब किया। और दूसरी बात, ये देश अच्छे से समझता है पूर्णिमा जी, 2014 से पहले की भारतीय सेना की स्थिति और आज की सेना की स्थिति। हम लोग घर में घुस के मारना अब शुरू कर चुके हैं। देश के अंदर जब चुनाव में वोट देने के लिए लोग जा रहे थे तो दूर दूर से आ रहे थे, तो वो 26 एक्सप्रेस वे जो इस देश में बने हैं, लगातार उन पे हाई स्पीड में वो चल के जा रहे थे, उससे वोट का टर्नआउट अपने आप में भाजपा के फेवर में गया। और छोटी छोटी सिटीज के अंदर जिस प्रकार से एयरपोर्ट्स बने, जिस प्रकार से रेल नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग किया गया, वंदे भारत बनी, जिस प्रकार
यहां से देश की अर्थव्यवस्था जो है वो 5वीं बड़ी बन गई और मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया के माध्यम से लगातार निवेश आया, उससे इस देश की स्थिति बदल गई है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जल्दी से सर। 4 तारीख के लिए संदेश है मेरा कुछ लोगों को कि वो जो बर्नौल देने की बात कर रहे हैं ना, स्टॉक अपने घर में बचा के रख लें, क्योंकि उनकी पार्टी के लोगों को बहुत आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है। और इस चीज के किसी बुगालते में ना रहे। नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन के आ रहे हैं, 400 सीटों के साथ आ रहे हैं। अरे भैया गला फट जाएगा, चाहो तुम, तुम्हारा तबला मैं बजाऊंगा AICC हेडक्वार्टर में बैठ के जब रहोगे तो गला फट जाएगा। आपसे जवाब मैं इसका लूंगी। त्यागी जी आपका जवाब लेना चाहूंगी और उसके बाद विजय जी आपके पास आती हूँ। त्यागी जी क्या चल रहा है? खटाखट फटाफट सटासट क्या होने वाला है? पूर्णिमा जी मैं आशा करता हूँ कि मेरे बीच में कोई नहीं बोलेगा। मैं भी ऐसी आशा करती हूँ। बोलिए, शब्दों की मर्यादा रखेंगे, कोई नहीं ठीक है, मैं दिल से। लेकिन मेरे भाई सूर्य प्रकाश मैथिल ने 2 लाइनों से बात शुरू करी तो मैं भी 2 लाइनें पढ़ देता हूँ कि तुम्हें यह धूल का गुब्बार नजर आता है, मुझे ये इनकलाब की आंधी सी लगती है। हुक्मरानो वक्त रहते संभल जाओ, आवाम की सांसें अब आंधी सी लगती है, आवाम की सांसें अब आंधी सी लगती है। तो संभल जाओ पहली बात तो, और संभलने का अब समय नहीं बचा है। 4 जून आने वाली है, आपको बाय बाय होने वाली है। ठीक है, अब आइए क्या बात करी। मेरे एक मित्र ने बोला यहाँ पर, पुरोहित जी के मैं बड़ा सम्मान करता हूँ, उन्होंने बोला कि ग्राउंड पर कहीं नहीं था विपक्ष। राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा करी, राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा करी, वो दक्षिण से लेके उत्तर तक और पूरब से लेके पश्चिम तक चले देश में। सिर्फ आम जनमानस के मुद्दे उठाए हमने कोई राजनीति की बात नहीं करी, हमने सिर्फ आम जनमानस के मुद्दे उठाए। महंगाई की बात करी, बेरोजगारी की बात करी, बढ़ते हुए रेपो की बात करी, नौकरियों की हमने बात करी, और वही हमने वादे अपने मैनिफेस्टो में किए हैं। ये लोग जो है भारतीय जनता पार्टी वाले 2047 का तो सपना देख रहे हैं, लेकिन इनसे मैनिफेस्टो 13 दिन में बनता है 2024 की। खैर छोड़िए इनकी जो राजनीतिक समझ है, लेकिन बात तो इन्होंने भी उज्ज्वला योजना की, प्रधानमंत्री आवास योजना की, पूर्णिमा जी उज्ज्वला योजना बड़ी अच्छी बात आपने बोली। हर बात की बात की, आरक्षण पर गारंटी भी दी कि आरक्षण खत्म नहीं होगा, संविधान भी कही कि कोई नहीं खत्म कर सकता, ये भी तो इन्होंने कहा। बहुत अच्छी बात आपने बोली, बहुत अच्छा मुद्दा आपने उठाया। सबसे पहले मैं उज्ज्वला को ध्वस्त करता हूँ। उज्ज्वला योजना में 2014 में जब हम सरकार छोड़ के गए थे तो 410 रुपए का सिलेंडर था, महिलाओं को सिलेंडर मिला उज्ज्वला योजना में, और उसके बाद महिलाओं का वो सिलेंडर खाली रह गया क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने, उनकी कुव्यवस्था ने उस सिलेंडर के दाम 410 रुपए से लेके 1100-1200 रुपए तक कर दिए। ठीक है, अब आइए संविधान पे। संविधान पे वो मोदी जी वादा कर रहे हैं कि संविधान खत्म नहीं होगा, तो 400 पार क्यों चाहिए? जब ये पूछा गया इनके जितने भी कैंडिडेट थे उनसे पूछा गया तो अरुण गोविल जी, ज्योति मिर्धा जी, अनंत हेगड़े जी, जो आंखों के तारे हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो कहते हैं कि संविधान को बदलना है तो हमें 400 पार करना पड़ेगा, मोदी जी को 400 सीट दीजिए क्योंकि हमें संविधान बदलना है। तो या तो मोदी जी झूठ बोल रहे हैं या फिर उनके प्रत्याशी झूठ बोल रहे हैं। अब आइए आप क्या बोलते हैं, बात करिए इस पे बेरोजगारों की बात। अरे 80 करोड़ लोगों को अगर फ्री में राशन देना पड़ रहा है तो ये बड़ी चिंता का विषय है देश के लिए। यानी कि 80 करोड़ लोग देश के आज भी आपका EWS कैटेगरी में है और गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं। सेना की मेरे भाई ने बात करी, बड़ा हास्यास्पद लगता है जब भारतीय जनता पार्टी की सोच रखने वाले कुछ लोग सेना की बात करते हैं और उसके बाद अग्निवीर जैसी योजना देते हैं जिसमें यह तय कर दिया जाता है कि एक युवा का जो राष्ट्रवाद है वो सिर्फ 4 साल तक सीमित रहेगा। हास्यास्पद आपको ये भी लगता है? आपको हास्यास्पद ये लगता है श्याम त्यागी? और हास्यास्पद तब भी लगता है? नहीं सर, थोड़ा समय एलोकेट करना पड़ेगा ना, आप मुझे समझिए, बाकी लोग भी है ना, तो समय तो एलोकेट करना पड़ेगा। लेकिन आपने कहा कि हास्यास्पद लगता है, तो हास्यास्पद तब भी लगता है जब आप कहते हैं 300 पार लेकिन साथ ही पाकिस्तान से प्यार। हास्यास्पद तब भी लगता है जब प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए आपको न्योता आता है, आप कहते हैं बॉयकॉट बॉयकॉट बॉयकॉट। हास्यास्पद तब भी लगता है, हास्यास्पद तब भी लगता है जब आप कहते हैं कि हम ओबीसी का ध्यान रखने वाले लोग हैं, हम उनके हितैषी हैं, लेकिन उन्हीं के आरक्षण में से आप 4% आरक्षण मुस्लिमों को दे देते हैं। हास्यास्पद तब भी लगता है, लेकिन आप इसको एक नजरिए से देखना चाहते हैं, आप इसको एक नजरिए से देखना चाहते हैं। क्या उसमें मुसलमान है कि नहीं है? विजय जी, पाकिस्तान से प्यार लेकिन चाहिए 300 पार।
प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए नहीं पहुंचना इनको जब उनकी प्राण प्रतिष्ठा होनी है। हाँ, लॉलीपॉप वाले सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछ लीजिए। सर पूछ ही रही हूं ना, आप बीच में बोलेंगे तो कैसे पूछूंगी? आप बीच में बोलिएगा तो कैसे पूछूंगी? ईशान त्यागी, मिर्ची लग गई क्या आपको? 10 साल से एक भी मिर्ची लग गई क्या आपको? मैंने आपसे काउंटर कर दिया तो खराब लग गया क्या सर आपको? नहीं करते, खराब लग गया क्या आपको? विजय जी, हम उनकी तरह नहीं है। विजय जी, सवाल पूछिए हमसे, लेकिन इतनी कठिन सवाल कोशिश करके बीजेपी से भी पूछ लीजिए। सर आपकी सलाह नहीं चाहिए मुझे त्यागी जी, रखिए अपने पास, मुफ्त का ज्ञान नहीं लेती मैं। बोलिए विजय जी, मुझे थोड़ा सा समय देना। बोलिए विजय जी, जितना दे पाऊंगी उतना दूंगी सर, बोलिए। इनका अच्छा ज्ञान दीजिए, इनका झूठ अच्छा ज्ञान क्या कहते हैं ये, नहीं तो मुफ्त का राशन लेना पड़ जाएगा। गए थे ये 2014 में 900 कुछ रुपए का सिलेंडर था जिसको 400 रुपए बता रहे हैं। भाई टीवी चैनल पे तो आके झूठ मत बोलिए। उसके बाद में कहते हैं 80 करोड़ लोगों को आज भी गरीबी। अरे फिर तुम क्यों बातें करते हो हम 10 किलो अनाज देंगे? आप भी तो फ्री की बात क्योंकि आपने इस देश को हाशिए पे धकेल दिया कि हमें देना पड़ रहा है। ठीक है, अभी बीच में नहीं बोलेगा त्यागी जी, अभी बीच में नहीं बोलेंगे आप। विजय जी, आपकी पार्टी ने बोला ना 10 किलो देंगे, हमने 25 करोड़ लोगों का गरीबी रेखा से ऊपर उठाया। आप कहते हो कि आप जो है बॉन्ड के बारे में बात करते हो। 20,000 करोड़ में से 16,000 करोड़ इंडी गठबंधन के पास आया। कौन चोर हुआ? आप चोर हुए। आप कहते हो घुसपैठिए कहते हैं। अरे भैया घुसपैठिए बताइए, सुनिए हिम्मत रखिए सच सुनने की। अरे हिम्मत रखिए सच सुनने की। आपको रंगे हाथ हाई कोर्ट ने पकड़ लिया, 8,500 कर दिया ईशान त्यागी जी, प्लीज बीच में इंटरप्ट मत करिए सर, आपको बताया, बीच में इंटरप्ट मत करिए ईशान त्यागी। पूर्णिमा जी, ईशान त्यागी बीच में प्लीज इंटरप्ट मत करिए, प्लीज इंटरप्ट मत करिए। आपको मैंने बहुत समय दिया और इत्मीनान से आपने अपनी सारी बातें रखी, तो दूसरे प्रवक्ता के लिए भी वो बाध्यता रखिए सर प्लीज। कोई नहीं बोला था विजय जी। देखिए हाई कोर्ट ने आपका निरस्त कर दिया, घुसपैठिए। क्या आपको नहीं पता आपने बांग्लादेशी घुसाए थे? क्या आपको नहीं पता आपने म्यांमार वाले घुसाए थे रोहिंग्या? तो आप ये देश पूरा जानता है। आप मुझे बताइए, नहीं घुसाए। ये चीजें बोल के आप देश को भ्रमित करने का काम मत करिए। अरे भैया एनआरसी हुआ था सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में असम में, लिस्ट आपके सामने पूरे देश के सामने। क्यों झूठ बोलते हो? तथ्य पे बात कीजिए। आपको किसने मना किया है? अब आप बताइए। तो आप कहते हो कि इलेक्शन में वोटिंग कम हुई है। 60% जो इलेक्शन जो वोटिंग हुई है वो पूरे वर्ल्ड में यही कल्चर है। अमेरिका, यूरोप, आजकल यही ट्रेंड चल रहा है पूरे उसमें, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब मैं एसपी प्रवक्ता की बात का जवाब देना चाहता हूँ। किसानों की बात, हमने 11 करोड़ लोगों को 6,000 रुपए दिए साल के। हमने 5 गुना बजट बढ़ा दिया कृषि बजट का। हम 11 लाख करोड़ की सब्सिडी दी। जो 3,000 का बैग मिलता है खाद का वो हम 300 रुपए में दे रहे हैं। हमने 14 फसलों पे सब्सिडी दी। तो आप मुझे बताइए। दूसरा, पूर्णिमा जी ने कहा आपके पास मुद्दा था महंगाई बेरोजगारी। आइए मैं आपको अभी चुनौती देता हूं, आइए आपके टाइम में क्या महंगाई थी, क्या बेरोजगारी दर थी, हमारे टाइम में क्या है। पूर्णिमा जी इनके अंदर हिम्मत नहीं है मुद्दों पे, तभी ये क्या करते हैं, नवरात्रों में मछली दिखाते हैं। ठीक है। राम गोपाल जी कहते हैं मंदिर तो खराब है क्योंकि ये मुद्दे पे बात नहीं करना चाहते हैं। इनके राज में 13% कुछ तक महंगाई दर पहुंच गई थी। हमारे टाइम में कभी डबल डिजिट पे महंगाई नहीं पहुंची। आप कैसी बातें करते हो? उसके लिए सर व्हाइट पेपर और ब्लैक पेपर जारी हो चुका है ना, समय निकाल के उसको दोनों लोग जाके पढ़ लीजिएगा। वो मैं भी पढ़ चुकी हूँ और आप लोग भी पढ़ लीजिएगा। उस पर बार बार क्या बात कीजिएगा और समय जाएगा। नहीं त्यागी जी जरा रुकिएगा, अभी मैं आती हूँ आपके पास। वरुण जी पहले आपके पास और उसके बाद मैथिल साहब आपके पास। छोटा सा ये कहते हैं भारत यात्रा के बाद में 3 स्टेट हार गए। ये अपना जो मध्य प्रदेश हार गए, राजस्थान हार गए, छत्तीसगढ़ हार गए। ठीक है, लेकिन अरे उत्तर प्रदेश पहले आ रही हूँ जोशी जी, आ रही हूँ, दे रही हूँ। अरे दे रही हूँ जोशी साहब, दे रही हूँ। वरुण जी के पास मैं कितनी देर में पहले गई थी ये बताइए जरा आप मुझे। एक लिया ना अभी तक मैंने उनसे जवाब, तो मुझे पता है मैं किसके पास जा रही हूँ और किसके पास नहीं जा रही हूँ। जोशी जी आप मत डायरेक्ट कीजिए प्लीज। वरुण जी ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिनको उठाया गया, लेकिन आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो इंपॉर्टेंट मुद्दे थे वो सियासी नूरा कश्ती में इधर उधर भटकते हुए नजर आए? और ऐसे बहुत सारे सेल्फ गोल, जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया, अभी खुद यू टर्न लेना पड़ा बयान से, ये कहते हुए मणिशंकर अय्यर के बयान को लेकर कांग्रेस को किनारा कर लिया उन्होंने। फिर सैम पित्रोदा का बयान विरासत टैक्स को लेकर आया, जिसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी हमलावर हुए और ये कह दिया कि आपका मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा। मैं ये कहती हूं कि आपकी एक प्लानिंग है ना, आपकी एक स्ट्रैटेजी है, उसको बैठ कर करिए कि हमको क्या कहना है और कैसे मुद्दों को उठाना है, लेकिन सेल्फ गोल से विपक्ष बाजी नहीं आया।
बिल्कुल आप सही कह रहे हो, 101% सही कह रहे हो पूर्णिमा जी। मैंने वही उठाया बार बार इनका कि मैंने कहा ना ऑर्गेनाइज्ड नहीं थे। भारत जोड़ो यात्रा बहुत शानदार करी राहुल गांधी ने, ईशान, मुझे खुशी है राजीव जी के बेटे मेरे तो इनके पिताजी मित्र थे, बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ रहे, मैं तो चाहता हूँ और आगे बढ़े। देखिए कांग्रेस पार्टी में जो मैंने आपको कहा ना, विपक्ष का नाम लिया था, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता बिल्कुल हतोत्साहित रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में 3-3 बार आप हार जाते हो, जमानत जब्त कराते हो, राज्यसभा मिल रही है, बाहर से आप आते हो, कांग्रेस पार्टी का प्लेटफॉर्म यूज करते हो, मजा करते हो, फिर वापस दूसरी पार्टी में चले जाते हो। तो वर्कर है, ग्रास रूट वर्कर, उसकी कोई इंपॉर्टेंस कांग्रेस पार्टी में आज के समय में नहीं है। राहुल जी ने, मैं फिर कह रहा हूं, बहुत बढ़िया भारत जोड़ो यात्रा की, उससे कांग्रेस जिंदा हुई, 3 राज्यों में, स्टेटों में कांग्रेस आई, तेलंगाना, हिमाचल, कर्नाटक में। लेकिन जो व्यक्ति जो कांग्रेस का मुख्य संचालक है वो कार्यकर्ता से मिलता नहीं है, पार्टी के दफ्तर में टाइम देता नहीं है, तो ईशान बेटे मुझे बताओ पार्टी कैसे मजबूत होगी? आप मोदी जी से लड़ रहे हो, किससे लड़ रहे हो? नाम आप उठा लीजिए जिन्होंने इनकी पार्टी छोड़ी, जो ये कहते हैं मिलने के लिए समय नहीं दिया गया। राधिका खेड़ा के साथ क्या हुआ? महिला सम्मान की बात करते हैं। गौरव वल्लभ के साथ क्या हुआ? प्रमोद कृष्णम ने क्या लेकर कहा? और इसके साथ तमाम संजय निरुपम से लेकर वो लोग जिन्होंने पार्टी छोड़ते हैं क्या कहा कि कोई सुनने वाला नहीं है पार्टी के अंदर। पूर्णिमा जी, इनमें से अधिकांश, मैं कह रहा हूँ उसी कैटेगरी के थे, सबको मिला, टिकट पे मिला, मजा लिया पार्टी का, अधिकांश की बात कर रहा हूँ, और वो कोई कांग्रेस के लिए एसेट नहीं थे। मैं ग्रास रूट वर्कर की बात कर रहा हूँ। ग्रास रूट वर्कर से मिलने का समय नहीं होगा तो कांग्रेस का ऑर्गेनाइजेशन मजबूत कैसे होगा? पूरी हिंदुस्तान में आप देखोगे जगह जगह ब्लॉक कांग्रेस कमेटियां नहीं है, आपकी जिला कमेटियां नहीं है, तो आप उसको फोकस नहीं कर पाए 10 साल में। और आप किससे लड़ रहे हो? जो किलिंग मशीन, जैसे बॉक्सिंग के मैच में कहते हैं ना किलिंग मशीन, वैसे मोदी जी इलेक्शन किलिंग मशीन है, आप उनसे लड़ रहे हो। आपको 10 साल से ध्यान नहीं आ रहा, पिछले 5 साल पहले भी यही पैटर्न था मोदी जी का, चेंज नहीं किया मोदी जी ने अपना पैटर्न, सेम पैटर्न है, उसको आप 5 साल में रीड नहीं कर पा रहे हो। आप रीड करते, पार्टी को मजबूत करते, आप, मैं कह रहा हूँ किसी से विपक्ष से अलायंस करने की जरूरत नहीं थी। आज की तारीख में इन्होंने जितने टिकट लड़ाए उसमें आधे टिकट तो यूं ही चाहे जिसको फेंक दिए। ठीक है, और आपने क्योंकि टिकटों की बात कर दी है तो जोशी जी अपनी बात पूरी कीजिएगा। त्यागी जी जवाब लूंगी मैं आपसे, लेकिन जोशी जी अपनी बात पूरी करने के साथ साथ, क्योंकि वरुण जी ने टिकटों की बात कर दी, तो मैं तो कांग्रेस की स्थिति यूपी में टिकटों के बंटवारे में भी करना चाहूंगी। बड़े मान मनोबल के बाद कुछ सीटें आपने उनको ऐसे दे दी कि चलिए भाई दे ही देते हैं, अब कम से कम। मुझे 3 लोगों के जवाब देने। राजनीतिक विश्लेषक साहब का जवाब से शुरू करूंगा। आदरणीय मोदी जी के लिए जो शब्दों का प्रयोग करा उनमें उनको दिक्कत हुई, लेकिन देश को ये भी जानना की जरूरत है कि आदरणीय मोदी जी कौन से शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। 100 करोड़ की गर्लफ्रेंड इस देश के प्रधानमंत्री कहते हैं, जर्सी गाय ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, कांग्रेस की विधवा ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी के शब्द है। मटन वटन में मैं मंगलसूत्र वगैरह में जानना नहीं चाहता, ये शब्द शायद इनकी, लेकिन आप ये बोलेंगे फिर वो सौदागर, कौन सा सौदागर, मौत का सौदागर, क्या बताएंगे? मोदी तेरी कब्र खुदेगी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, फिर इस तरीके की कर देंगे जहरीला सांप, मतलब ये तो है ना कि हत्यारा बुचर, मतलब फिर कुल मिलाकर जोशी जी ये है ना कि हमाम में सब नंगे हैं, और हमाम में जब सब नंगे हैं तो फिर एक को क्या पॉइंट आउट करिएगा? देश के प्रधानमंत्री, अब आपको प्रधानमंत्री का पद याद आ गया, लेकिन जब उनके लिए अब शब्दों का इस्तेमाल होता है, जब उनके परिवार वालों पर सवाल उठाए जाते हैं तो आपको पद नहीं दिखता, तब आपको अब पद को लेकर भी आप सेलेक्टिव हो जाते हैं कि अभी हमें देखना है और अब अभी हमें नहीं देखना है। ये तो बड़ा डबल स्टैंडर्ड हुआ। कोई बात नहीं, आज आपने, अभी आपका समय है, आप लोग सब प्रधानमंत्री, मेरा समय नहीं है, समय है, समय इसलिए है पूर्णिमा जी कि जब मैं प्रधानमंत्री जी के आप शब्दों का बोल रहा था, उनको आप शब्द बुरे लगे और आपने उनको काउंटर करने दिया, मुझे बोलने नहीं दिया, मेरा उसका हनन कर रही है। साहब आप पर्सनलाइज मत होइए, और मैं कोई नहीं होती आपका हनन करने वाला, जनता को तय करने दीजिए, मैं कोई नहीं होती ना, मेरी इतनी बिसात ना औकात, जनता तय करेगी ना। बात पूरी करिए। हाँ बोलिए। और अभी आपने कहा था कि उत्तर प्रदेश में हम लोग रोजगार का मुद्दा नहीं उठाए। मैं गर्व कहना चाहता हूं, हमें किसी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने सभी जगह जो परीक्षाएं लीक हुई है, ब्रजेश पाल की हत्या हुई है, उसमें ब्रजेश पाल लड़का था कन्नौज का, उसने नौकरी ना मिलने से हत्या, हमने उठाने का काम करा। वर्षा लड़की थी, वो पुलिस परीक्षा में लीक होने से आत्महत्या कर ली, उसका मुद्दा हमने उठाया। और हर रैली में, हर कार्यक्रम में माननीय अखिलेश यादव जी ने पेपर लीक का मामला उठाया है, और हमें गर्व, हम युवाओं के साथ खड़े रहे, बेरोजगारों के साथ खड़े हैं, और 2 करोड़ नौकरी के 20 करोड़ नौकरी का हिसाब हम लोग मांगने का काम कर रहे हैं। जनता हमारे साथ खड़ी है। पूर्णिमा जी, हमें किसी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, हमें जरूरत है कि हमें गर्व है कि हम उस नेता के कार्यकर्ता हैं जो लगातार युवाओं की आवाज को उठाते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने रेवन्ना जी के लिए वोट मांगे, 3000 रेप करने वाले के लिए। माननीय प्रधानमंत्री रेप करने वाले के लिए वोट मांगने का काम करते हैं, और आज वो विदेश भाग गया। अब बताइए किस तरह की सरकार चल रही है। ठीक है सर, लेकिन मैं लाना नहीं चाहती थी,
पूर्णिमा जी, छोटा सा जवाब। आ रही हूँ विजय जी, आ रही हूँ लेकिन मैं लाना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर मुझे आपके बड़े नेता साहब की बात याद आती है कि लड़के हैं, लड़कों से आप करिए सपा का, है ना। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक बात कह रही हूँ, फिर मैं उस मुद्दे को लाना नहीं चाहती। कोई दिक्कत नहीं, आप बोलिए, आपका अधिकार क्षेत्र है, मैंने आपको बोल दिया आपका अधिकार क्षेत्र है। नहीं, मेरी बात, मेरा अधिकार क्षेत्र भी है और मेरा गृह क्षेत्र भी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पूरा पूरा मीडिया हाउस चुप है। मध्य प्रदेश में क्या हुआ? मध्य प्रदेश में परसों दलित लड़की का रेप हो गया, भारतीय जनता पार्टी के मीडिया हाउस सारी मीडिया चुप है, पूरी भारतीय जनता पार्टी चुप है। उस लड़की का बलात्कार हो गया, उसकी हत्या हो गई, उसके परिवार के चाचा मारे गए, उसके भाई मारे गए, पूरा मीडिया चुप है। यही अग्रेसिवनेस चुनावों में अगर नजर आती तो बहुत शानदार होता, अगर आती तो बहुत शानदार होता, और मैं आपको कह रही होती कि बहुत बढ़िया काम किया। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, आपने बोल लिया, बहुत अच्छी बात है। मैथिल साहब सिर्फ आपको 30 सेकंड में दे पाऊंगी क्योंकि सबका मुझे 30-30 सेकंड का एक रिएक्शन लेना है। प्लीज अपनी बात पूरी कीजिएगा, समय खत्म हो रहा है। 30 सेकंड मैथिल साहब। पार्टी के प्रवक्ता की बात सुन के मुझे वो 4 लाइनें याद आती है, नजर नहीं है नजारों की बात करते हैं और ये जमीन पर चांद तारों की बात करते हैं, कल तक हाथ जोड़कर बस्तियां लूटने वाले आज भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। ये संदेश खाली पे तो इनकी जुबान जो है ना वो तालू से चिपक जाती है। और उसके अलावा सुनिए, राजस्थान के अंदर जब बलात्कार के आंकड़े नंबर 1 पर पहुंच जाते हैं तब इनकी आवाज नहीं निकलती है। जब राजस्थान विधानसभा के अंदर मंत्री कहते हैं कि राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश है, इसलिए बलात्कार होते रहेंगे, तो इनके मुंह में आवाज नहीं निकलती। और एक बार निशान त्यागी के लिए मैं कहना चाहता हूं कि भैया आप लोग ना राहुल गांधी जी की तरह ही अनपढ़ हो। आपने घुसपैठ की बात की, आप ही के राज्य मंत्री आप लोग जायसवाल जी ने ये कहा था संसद में ऑन रिकॉर्ड कि देश में 2 करोड़ से ज्यादा घुसपैठिए हैं, तो आप लोग यहाँ बैठ के क्या घुसपैठिए? मैथिल साहब 30 सेकंड आपके खत्म होते हैं, 30 सेकंड सर खत्म होते हैं। जोशी जी, अरे जोशी जी कंट्रोल योरसेल्फ बाबा, अरे जोशी जी कंट्रोल योरसेल्फ। ठीक है, जल्दी से त्यागी जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। जोशी साहब शांत हो जाइए सर, इसी के साथ नहीं तो खत्म करना पड़ेगा। शांत हो जाइए जरा, जल्दी से त्यागी जी 30 सेकंड आपको दे रही हूँ और विजय जी फिर आपको 30 सेकंड दे पाऊंगी, जल्दी से। पूर्णिमा जी, क्योंकि आज आखिरी दिन है तो मैं इस डिबेट को एक सार्थक अंत देना चाहूंगा और एक अपील करना चाहूंगा लोगों से कि कुछ भी हो, आप अपने मत का अधिकार करिए। जितनी भी सीटें पे चुनाव है, 57 सीटों पर चुनाव है, मत का अधिकार करिए और ज्यादा से ज्यादा नंबर में वोट करिए। पंजाब में क्या होगा मैं बताता हूँ, वो किसान भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे, 0 सीटें आएंगी। हिमाचल में वो लोग हराने का काम करेंगे कि जिनकी सरकार तोड़ी जा रही थी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उसका बिहार में वो लोग करेंगे जो जेडीयू की साफ हो गई है, हम तो डूबे सनम, बीजेपी को भी ले डूबेंगे। और आखिरी उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ का प्रकोप भारतीय जनता पार्टी पे टूटेगा क्योंकि भगवान जगन्नाथ का इन्होंने अपमान करने का काम किया। मैं देश के लोगों से अपील करना चाहता हूं, जहां इलेक्शन है वहां एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए, मजबूत भारत के लिए, करप्शन मुक्त भारत के लिए, परिवारवाद को खत्म करने के लिए, और जिस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं उस तुष्टीकरण की राजनीति को खत्म करने के लिए लोग बढ़ चढ़ के विकसित भारत के लिए लोग वोट करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका विजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। त्यागी साहब आपका भी धन्यवाद, प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, सूर्य प्रकाश मैथिल साहब और साथ ही वरुण पुरोहित जी। समय नहीं था इसलिए आपका क्लोजिंग कमेंट सर नहीं ले पाई, माफी चाहूंगी। इसी के साथ दहाड़ को यहीं पर खत्म करते हैं।